नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग ओवेरियन साइकिल के अंतर्गत उसका थर्ड फेज़ जो है पोस्ट ओवुलेटरी फेज के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज कहीं ना कहीं ओवुलेटरी फेज के जस्ट बाद की कंडीशंस होती है। ओवुलेटरी फेज में कहीं ना कहीं जो oocyte होता है उसका ओवुलेशन होता है। फिर वहाँ पर होता है कि जब वो ओवम अगर जो एक तरह से ओवुलेट हुआ है उसका फेट क्या है, अर्थात उसका फ्यूचर क्या है कि वो फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा। वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसके कहने के फेट ऑफ ओवुलेशन पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स और फॉर्मेशन होता है, दैट इज कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम ऐसी स्ट्रक्चर्स है जो कहीं ना कहीं अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उस कंडीशंस में कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन किए रहता है और उसका फॉर्मेशन होता है। अगर मान लीजिए ये तो बात हुई कि जब ओवरी जो ओवम फर्टिलाइज होगा तो कार्पस ल्यूटियम बना हुआ उससे एस्ट्रोजन सेक्रेट होगा। अगर कार्पस ल्यूटियम फर्टिलाइज नहीं होगा तो अर्थात ओवम जब फर्टिलाइज नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम का क्या होगा, उससे क्या चेंजेज होंगे। और यहाँ पर साथ ही साथ देखेंगे कार्पस ल्यूटियम जो बना हुआ है पर्टिकुलर किस सेल से बना हुआ, अर्थात कौन से पार्ट से किस तरह से बना हुआ है। तो आइए देखते हैं, हम लोग देखते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फेज होता है। देखेंगे फेट ऑफ ओवम, अर्थात ओवम का फ्यूचर क्या है। फ्यूचर का मतलब होता है कि फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं ओवम दैट इज सेड फ्रॉम द ओवरी इज क्लोजली एम्ब्रेस्ड बाय द फिम्ब्रिएटेड एंड ऑफ यूट्राइन ट्यूब। तो कहीं ना कहीं ये जब ये ओवुलेट होता है तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ही जो फिम्ब्रिएटेड एंड ऑफ यूट्राइन ट्यूब के बिल्कुल समीप होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो ओवुलेट हो गया है और ये फिम्ब्रिएटेड एंड जो होता है यूट्राइन ट्यूब का या फैलोपियन ट्यूब का उसके बिल्कुल ही इम्ब्रेस्ड, बिल्कुल क्लोजली इम्ब्रेस्ड होता है, मीन्स पास में होता है। अब देखते हैं कि इसका जो मूवमेंट यहाँ से लेकर इसमें किस तरह से होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे द ओवम इज ईजिली कैरीड, ovum is easily carried into the tube partially by the follicular fluid discharged from the follicle। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जहाँ पर मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल का जो फॉर्मेशन होता है, तो मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल ये पूरी घटना कहाँ हो रही है, ओवरी में हो रही है। मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल में जो एंट्रम है यहाँ पर देखेंगे ये oocyte है, अल्टीमेट इसी को रिलीज होके इसी का शेड ऑफ होना है, बाहर आना है इस oocyte का। और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे एंट्रम जिसका नाम दिया है, एंट्रम मतलब लिक्वर फॉलिकुलाई। तो यहाँ पर जो एंट्रल फेज हम लोग देखा था उसमें क्या था, ये फ्लूइड फिल्ड होता है। जैसे ही ये बाहर की तरफ आएगा इसी के साथ साथ इसके साथ साथ फ्लूइड भी पीछे से इसको धक्का देगा, प्रेशर देगा, तो ऑटोमेटिक ये इसमें एक मूवमेंट पैदा हो जाएगा, गति एक उत्पन्न हो जाएगी जिसकी वजह से ये एंट्री कर जाता है एक तरह से फिम्ब्रिएटेड ट्यूब में, अर्थात फैलोपियन ट्यूब के फिम्ब्री में एंट्री करेगा और वो अंदर की तरफ जाएगा। तो ये पार्शियल इसका हेल्प कराता है इसके मूवमेंट में। साथ ही साथ देखेंगे इसमें और क्या हो रहा है, पार्शली बाय द एक्टिविटी ऑफ सिलिएटेड सेल्स लाइनिंग द ट्यूब। तो जो यूट्राइन कैविटी या जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो सेल्स होती है वो सिलिएटेड होते हैं, सीलिया होती है। सीलिया का जो मूवमेंट होता है टूवर्ड्स द यूट्रस होता है, तो इसका जो मूवमेंट होता है टूवर्ड्स यूट्रस होता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों, एक तो फ्लूइड रिलीज हो रहा है इसकी वजह से आगे बढ़ रहा है, दूसरा चीज़ है कि इसकी जो सीलिया होती है उसकी मूवमेंट एक तरह से, इसको सीलिया का जो अरेंजमेंट जो मूवमेंट होता है कुछ इस तरह से होता है। तो ये मूवमेंट हमेशा इस तरह से अंदर की तरफ होगा जिसकी वजह से ये ओवम हो जाएगा oocyte, ये अंदर की तरफ ये गति करता रहता है, खुद में ये मोटाइल नहीं होता है, कहीं ना कहीं दूसरे के सहारे से आगे बढ़ता है। उसके बाद देखेंगे द ओवम इज स्लोली ट्रेवल, ओवम इज स्लोली ट्रेवल्स थ्रू द ट्यूब, ट्यूब के सहारे धीरे धीरे वो ट्रेवल करता है टूवर्ड्स द यूट्रस, यूट्रस की तरफ बढ़ता है, टेकिंग 3 to 4 days टू डिच। तो इसका मतलब कि ये एम्पुलर रीजन पहुँचते पहुँचते 3 से 4 दिन लग जाते हैं। अब उसके बाद दिया है इफ़ सेक्सुअल इंटरकोर्स टेक प्लेस, जब ये यूट्राइन ट्यूब के एम्पुलर रीजन की तरफ एक तरह से मूव कर रहा है ओवम, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स टेक प्लेस अबाउट दिस टाइम, इस टाइम पीरियड के दौरान हुआ है, द स्पर्मेटोजोआ डिपोजिटेड इन द वेजाइना। तो स्पर्मेटोजोआ जो कि वेजाइना में डिपोजिटेड है और वेजाइना के थ्रू कहीं ना कहीं ये पार्ट वेजाइना का पार्ट होता है और इसके थ्रू सर्विक्स से होते हुए यूट्राइन कैविटी से होते हुए कहीं ना कहीं ये भी एम्पुलर रीजन में एंट्री कर जाते हैं। तो यही बात कह रहा है कि इफ़ द इंटरकोर्स टेक प्लेस, सेक्सुअल इंटरकोर्स टेक प्लेस at about this time the spermatozoa deposited in the vagina
swim into the uterus and into the ampulla of uterine tube. One of these spermatozoa में फर्टिलाइज द ओवम। तो एक जो स्पर्मेटोजोआ है वो ओवम से फर्टिलाइज कर जाएगा ओवम एक तरह से एम्पुलर रीजन में। इफ़ दिस हैपन, अगर ये फर्टिलाइजेशन होता है, अगर ये स्पर्म वहाँ पर अवेलेबल है, वो फर्टिलाइज कर जाता है। इफ़ दिस हैपन द फर्टिलाइज ओवम बिगिंस टू डेवलप इनटू एम्ब्रियो, तो आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वहाँ पर उसका क्लीवेज स्टार्ट होता है, उसका एम्ब्रियो में कन्वर्जन शुरू हो जाता है। उसके बाद देखेंगे द फर्टिलाइज ओवम ट्रेवल्स टू द यूटरस एंड गेट्स इम्प्लांट इट्स वाल। तो जब ये यहाँ पर एम्पुला रीजन में इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो ओवम होता है ये आगे की तरफ बढ़ेगा और यहाँ इम्प्लांट होने की कोशिश करेगा। तो यही कह रहा है इफ़ दिस हैपन द फर्टिलाइज ओवम बिगिंस टू डेवलप इन एम्ब्रियो एंड फर्टिलाइज ओवम ट्रेवल टू द यूट्रस एंड गेट्स इम्प्लांटेड इज इट्स वाल। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ऑन द अदर हैंड इफ ओवम सेकेंडरी oocyte इज नॉट फर्टिलाइज मीन्स स्पर्म अर्थात सेक्सुअल इंटरकोर्स उस समय नहीं हुआ है तो oocyte फर्टिलाइज नहीं होगा, तो क्या होगा ओवम का फेट क्या होगा। पहला कंडीशन था कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो पहला फेट होगा कि फर्टिलाइज होकर वो इम्ब्रियो और उसके बाद यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट हो जाएगा, ये पहला फेट था, उसका फ्यूचर था। दूसरा फेट हो सकता है कि अगर स्पर्म नहीं है, स्पर्मेटोजोआ नहीं है, तो क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं वो 12 से 24 घंटे में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से बोल रहा है इट पासेस थ्रू द, उसके बाद जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो पासेस थ्रू द यूट्रस इनटू द वजाइना एंड डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज के रूप में बाहर निकल जाएगा सर्विक्स, यूट्रस से लेकर सर्विक्स, सर्विक्स से लेकर वजाइना के थ्रू डिस्चार्ज के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि कार्पस लुटियम के बारे में। तो कार्पस लुटियम का शाब्दिक मीनिंग क्या है, इसका फॉर्मेशन क्या होता है, इसका क्या फंक्शंस होता है, इसको कार्पस लुटियम क्यों कहते हैं, इसका पूरा डिटेल वर्णन है। द कार्पस लुटियम इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इट मेनली सिक्रीट द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका क्या है इंपॉर्टेंट क्लिनिकल वैल्यू है, कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है। बट आल्सो सिक्रीट द सम एस्ट्रोजन, तो प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ कुछ एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है कार्पस लुटियम। तो देखते हैं कार्पस लुटियम होता क्या है, कैसे फॉर्म होता है। कार्पस लुटियम इज फॉर्म बाय द इनलार्जमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉलिकुलर सेल्स आफ्टर शेडिंग ऑफ द ओवम। तो ये कह रहा है कि जब जैसे ही मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल, तो ये देख रहे होंगे पूरा मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पर ओवम शेड ऑफ होता है। तो शेड ऑफ होने के बाद ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, रेस्ट ऑफ द पार्ट एज इट इज बचा रहता है, इसी रेस्ट ऑफ द पार्ट अर्थात फॉलिकुलर सेल्स से कार्पस लुटियम का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वो साइड तो बाहर निकल गया। तो फिर देखेंगे क्या कह रहा है। उसके बाद देखेंगे इसमें क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। व्हेन द फॉलिकल रप्चर, जैसे फॉलिकल रप्चर करता है, इट्स वाल कोलैप्स्ड, इसकी जो वाल होती है कोलैप्स कर जाती है एंड बिकम फोल्डेड। तो ये कह रहा है कि जब ये जो एक तरह से ओवम इसकी वाल रैप्चर होके ये उस साइड बाहर निकल गया, इसकी जो वाल है वो कोलैप्स कर जाती है, अर्थात बहुत ही सिकुड़ जाती है, इसकी जो वाल है वो कोलैप्स कर जाती है, सिकुड़ जाती है, ऐसा कुछ बता रहा है। उसके बाद देखेंगे बिकम फोल्डेड। उसके बाद एज दिस स्टेज फॉलिकुलर सेल्स आर स्मॉल, इस कंडीशंस में इस स्टेज में क्या होता है, फॉलिकुलर सेल्स बहुत छोटे होते हैं एंड राउंडेड होते हैं, लेकिन दे नाउ रैपिडली इनलार्ज एंड दे इंक्रीज इन साइज, देयर वॉल्स प्रेस अगेंस्ट दोज ऑफ नेबरिंग सेल्स सो दैट सेल्स एक्वायर पॉलीहेड्रल शेप। तो ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं उस साइड के निकलने के बाद मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इनलार्ज करते हैं और उस पर एक तरह से प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने की वजह से उनका जो शेप होता है वो पॉलीहेड्रल शेप हो जाता है, और पॉलीहेड्रल शेप होने के साथ साथ देयर साइटोप्लाज्म बिकम फिल्ड विद द येलो पिगमेंट। तो जो पर्टिकुलर सेल्स होते हैं उस सेल्स की जो वाल होती है, सेल की जो स्पेस होती है कैविटी, उसमें क्या होते हैं एक एक सेल के अंदर क्या होता है येलो पिगमेंट भर जाता है। येलो पिगमेंट भर जाने की वजह से इसका जो कलर होता है येलोइश हो जाता है। साइटोप्लाज्म बिकम्स फिल्ड विद द येलो पिगमेंट कॉल्ड ल्यूटियम। जो येलो पिगमेंट होता है एक तरह से फॉलिकल के जो इनलार्ज सेल होती है उसमें जो साइटोप्लाज्म येलो कलर का होता है, दैट इज कॉल्ड ल्यूटियम।
दे नाउ कॉल्ड ल्यूटियल सेल्स। तो अब यहाँ पर जो फॉलिकल सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स थे, उसको हम लोग अब ल्यूटियल सेल्स कहेंगे क्योंकि उसके साइटोप्लाज्म में येलो पिगमेंट आ गए हैं। द प्रेजेंस ऑफ दिस येलो पिगमेंट गिव्स द स्ट्रक्चर्स ए येलो कलर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कार्पस लूटियस। कार्पस लूटियस का जो शाब्दिक मीनिंग होता है येलो बॉडी, येलो मतलब येलो पिगमेंट है उससे इन लार्ज फॉलिकुलर सेल्स के अंदर। Some cells of the theca interna also enlarge and contribute to the corpus luteum by becoming पैराल्यूटियल सेल्स। तो जो फॉलिकुलर सेल्स के अलावा कुछ जो जोना पेलुसिडा की जो या कार्पस एक तरह से अदर सेल्स होती हैं थीका इंटरना की, वो भी एक तरह से इलाज करके वो एक तरह से पैराल्यूटियल सेल्स के रूप में हो जाती है। कार्पस लूटियम सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, तो इससे क्या फंक्शन होता है हम लोगों ने देखा था, ये से हार्मोन सिक्रीट होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, विच इज इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। यदा कदा जब आज के समय में देखते हैं कि जब किसी को जब प्रेगनेंसी ठहरती नहीं है या फिर उसका कहते हैं कि जब मिसकैरिएज की कंडीशंस बार बार आती है अर्थात वो प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन उस लेडीज़ को एक अल्टरनेट पर्टिकुलर डे पे लगवाना पड़ता है। कहीं ना कहीं एक तरह से ये मेंटेनेंस करता है कि एक तरह से प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स द प्रेगनेंसी को मेंटेन किए रहता है अर्थात बनाए रखता है। यहाँ देखेंगे किस तरह से कार्पस लूटियम का फॉर्मेशन होता है। देखेंगे ये मैच्योर ग्राफ्टिन फॉलिकल था, ओवरी के अंदर घटना हो रही है। मैच्योर ग्राफ्टिन फॉलिकल से जो है ये ओवम अर्थात सेकंड जो oocyte रिलीज होता है, उसके रिलीज होने के बाद जो ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ फॉलिकल यहाँ दिखाया गया, ग्रेनुलोसा सेल्स इन वॉल ऑफ फॉलिकल दिखाया गया है। तो ये देखेंगे ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है कुछ कहीं ना कहीं फोल्डेड हो गई। तो यहाँ दिखा है वॉल ऑफ द फॉलिकल कोलैप्स्ड एंड बिकम फोल्डेड, तो कोलैप्स कर गई है साथ ही साथ फोल्ड हो गई है। फोल्ड होने के बाद जो सी नंबर पे, थर्ड नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पर कुछ फाइब्रिन और ट्रेबिकुली है और साथ ही साथ जो है स्ट्रोमा, इसका जो स्ट्रोमा है, और यहाँ पर देखेंगे ये पर्टिकुलर जो है एक तरह से सेल हाइपरट्रॉफी अर्थात जो यहाँ पर सेल्स थी, छोटे छोटे सेल्स थी, वे हाइपरट्रॉफी अर्थात बड़े साइज में हो गई, पॉलीहेड्रल सेल्स पॉलीहेड्रल शेप में हो गई अर्थात उसके अंतर्गत क्या होता है येलो पिगमेंट्स एक तरह से डिपॉजिट हो गए। तो यहाँ पर जो सिंपल साइटोप्लाज्म था ये येलो पिगमेंट में कन्वर्ट हो गए। तो देखेंगे सेल्स हाइपरट्रॉफी टू फार्म कार्पस लूटियम, तो यहाँ सेल इनलार्ज हो गई है। और इसके बाद के एग्जाम में डायग्राम में देखेंगे फोर्थ नंबर में, तो यहाँ लूटियल सेल्स हो गए, कई सारे लूटियल सेल्स हो गए अर्थात कार्पस लूटियस का मतलब लूटियल सेल्स होते हैं। सिंपल जो एक सिंपल सेल्स थे वो कन्वर्ट हो गए लूटियल सेल्स। लूटियल का मतलब होता है येलो पिगमेंट। और देखेंगे यहाँ पर बीच बीच में ब्लड वेसल्स भी आ गए और कुछ पैरालूटियल सेल्स भी है जो थीका इंटरना के थ्रू थे और थीका एक्सटर्नल बाहर की साइड में। तो ये इस तरह से ये जो पूरा कार्पस लूटियम स्ट्रक्चर्स है ये सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। उसके बाद देखेंगे जो कार्पस लूटियम का सिक्रीशंस होता है वो होता है कि दिस सिक्रीशंस हैज़ टू बी poured into the blood like secretions of endocrine gland। जिस तरह से endocrine gland के जो secretions होते हैं ब्लड में डायरेक्ट चले जाते हैं, उसी तरह से कार्पस लूटियम का secretions है उसमें भी प्रोजेस्टेरॉन होता है। All endocrine glands are richly supplied with blood vessels। तो endocrine gland में तो बहुत सारी ब्लड सप्लाई होती है for this purposes, blood vessels for this purposes, but the ovarian follicle itself has no blood vessels। मीन्स इस पर्टिकुलर कार्पस लूटियम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ब्लड वेसल्स नहीं होती है, बट द सराउंडिंग थीका इंटरना इज फुल ऑफ देम अर्थात थीका इंटरना की कुछ ब्लड वेसल जो होती हैं इस कार्पस लूटियम में एंट्री कर जाती हैं। व्हेन द कार्पस लूटियम इज फार्मिंग, जब ये कार्पस लूटियम फार्म होते हैं द ब्लड वेसल्स फ्रॉम द थीका इंटरना invaded it and provide it with a rich supply of blood। तो कहीं ना कहीं थीका इंटरना की जो कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं वो लूटियल सेल्स अर्थात कार्पस लूटियम में एंट्री कर जाती हैं। उसके बाद देखेंगे द सब्सिक्वेंट फेट ऑफ कार्पस लूटियम डिपेंड ऑन विदर द ओवम इज फर्टिलाइज और नॉट फर्टिलाइज। मीन्स इसका अब बात करते हैं कार्पस लूटियम का फेट क्या होगा। तो कार्पस लूटियम का फेट डिपेंड करता है कि ओवम फर्टिलाइज हुआ है कि नहीं फर्टिलाइज हुआ। अगर फर्टिलाइज हुआ है तो क्या होगा
कि वो एक तरह से इसका डेवलपमेंट होगा प्रॉपर तरीके से, इसमें से प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होगा जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन किए रहता है। अगर फर्टिलाइज ओव नहीं, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ प्रेगनेंसी मेंटेन करनी नहीं है, और वहाँ पर कार्पस एल्बिकेंस अर्थात वो सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्पस एल्बिकेंस। तो यहाँ पर देखेंगे द सब्सिक्वेंट फेट ऑफ द कार्पस ल्यूटियम डिपेंड ऑन द वेदर द ओवम इज फर्टिलाइज और नॉट। देखेंगे इफ द ओवम इज फर्टिलाइज, अगर ओवम फर्टिलाइज होकर द कार्पस ल्यूटियम परसिस्ट फॉर अबाउट 14 डेज, तो 14 डेज तक ये एज इट इज बना रहता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट सीक्रेट, तो कह रहा है कि इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज द कार्पस ल्यूटियम परसिस्ट फॉर अबाउट 14 डेज, अगर नहीं फर्टिलाइज होगा तो ये कार्पस ल्यूटियम 14 दिन तक एज इट इज बना रहेगा जब से फार्म हुआ है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इज सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन द रिमेन्स रिलेटिवली स्मॉल एंड इज कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो इट रिमेन्स रिलेटिवली स्मॉल एंड इज कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ से सीक्रेट डिस्चार्ज होता है एट द एंड ऑफ इट्स फंक्शनल लाइफ, इट डिग्रेडेड डीजनरेट and form a mass of fibrous tissue called carpus albicans that is white body। मीन्स जब कह रहा है कि जब ओवम फर्टिलाइज हुआ ही नहीं है तो अपने बनने से 14 दिन तक ये बना रहता है और इससे कुछ प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशंस होता है, वेट करता है कि यहाँ पर स्पर्म आएगा और फर्टिलाइज करेगा और हमारा काम स्टार्ट होगा, बट ये ऐसा नहीं होता। तो वहाँ से सिक्रीशन जो होता है थोड़ा उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एट द एंड ऑफ फंक्शनल लाइफ इट डीजनरेट, और लास्ट में क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है एंड फॉर्म ए मास ऑफ फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द कार्पस एल्बिकेंस दैट इज कॉल्ड व्हाइट बॉडी। फिर उसके बाद देखेंगे इफ द ओवम इज फर्टिलाइज, इसका दूसरा पक्ष के ओवम जब फर्टिलाइज हो जाता है एंड प्रेगनेंसी रिजल्ट, और प्रेगनेंसी हो जाती, उत्पन्न हो जाती, द कार्पस ल्यूटियम परसिस्ट फॉर 3 to 4 मंथ। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब फर्टिलाइज नहीं होता है कार्पस ओवम, तो ये 14 दिन तक कार्पस ल्यूटियम अपने आप को बनाए रखता है, उसके बाद ये डीजनरेट हो जाता है। लेकिन जैसे ही ओवम फर्टिलाइज होता है तो इससे जो एक तरह से प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है, कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने तक लगातार बना रहता है और प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता रहता है। इसके बाद देखेंगे जो ये एक तरह से प्रेगनेंसी होने के बाद कार्पस ल्यूटियम का जो परसिस्टेंस है वो 3 से 4 महीना है। इसका मतलब कि दिस इज लार्जर देन दैट ऑफ कार्पस ल्यूटियम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसका मतलब कि जब हम लोग देख रहे थे कि ओवम फर्टिलाइज नहीं हो रहा था तो उस समय 14 दिन तक ही कार्पस ल्यूटियम पड़ा रहता था, और उस दौरान जो है उसका जो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता था वो कहीं ना कहीं वो कार्पस ल्यूटियम ऑफ मेंस्ट्रुएशन की तरफ जाता था, क्योंकि उसके बाद मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग उसको स्टार्ट करना है, उसको नेक्स्ट पीरियड में देखना है कि नेक्स्ट टाइम फिर से कार्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन हो, प्रेगनेंसी अल्टीमेट धारण कराना है। लेकिन जो कार्पस ल्यूटियम ऑफ जो फर्टिलाइज ओवम का है वो 3 से 4 महीने का है, तो इसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है, इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम ऑफ। और ये लार्जर होता है किसकी वजह से, किससे कार्पस ल्यूटियम ऑफ मेंस्ट्रुएशन से लार्जर होता है एंड इज कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। अर्थात जब प्रेगनेंसी के समय का जो कार्पस ल्यूटियम होता है उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, उस समय उससे प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता रहता है। द कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी में ऑक्युपाई 1/3 टू हाफ ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ओवरी। तो इसका मतलब कि ओवरी में जो कार्पस ल्यूटियम जब ये फर्टिलाइज एग हो जाता है तो पूरे के पूरे ओवरी में कार्पस ल्यूटियम की साइज इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये हो सकता है कि 1/3 एरिया कवर करे ओवरी का पूरा, या हाफ ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ओवरी। तो इतना ज़्यादा ओवरी का वॉल्यूम कवर करेगा क्योंकि इसको 3 से 4 महीने उसको परसिस्टेंट एक तरह से परमानेंट एक तरह से उसको प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे द प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेटेड बाई इट इज़ इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो यही इंपॉर्टेंस है कार्पस ल्यूटियम का प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट फ्यू मंथ, इसलिए 3 to 4 मंथ की बात कर रहा है। फर्स्ट फ्यू मंथ में रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेस्टेरॉन की। आफ्टर द 4th मंथ, इसलिए 4 मंथ के बाद कार्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है। आफ्टर द 4 मंथ कार्पस ल्यूटियम इज नो लॉन्गर नीडेड। क्यों नहीं जरूरत पड़ती है? एज द प्लेसेंटा बिगिन टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि 4 महीने के बाद प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होने लगता है। डीजनरेशन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम इन द अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इज प्रिवेंटेड बाय द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेटेड बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो।
द सीरीज ऑफ चेंजेस दैट इज बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड एंड विद द डीजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम कंस्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड एन ओवेरियन साइकिल। तो ये ओवेरियन साइकिल कहीं ना कहीं देखेंगे कहाँ से लेकर कहाँ तक शुरू हो गया। सीरीज ऑफ चेंजेस दैट बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल मीन्स फॉलिकुलोजेनेसिस से लेकर जो कहीं ना कहीं डीजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, एक तरह से इसको करते हैं ओवेरियन साइकिल। तो ओवेरियन साइकिल में पूरी ये घटना होती है। एंड ओवेरियन साइकिल हैज़ एन एवरेज ड्यूरेशन ऑफ 28 डेज with ovulation occur at mid cycle that is on the 14th day। तो इस तरह से हम लोगों ने कहीं ना कहीं पूरे इस ओवेरियन साइकिल को कंप्लीट किया। ओवेरियन साइकिल का लास्ट स्टेज था पोस्ट ओवुलेटरी फेज, उसके बारे में देखा। धन्यवाद।